स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, हमारा जो सीरीज चल रहा था यूजीसी नेट यूनिट 10 रेखा चित्र जो है वो चल रहा था, जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी का माटी की मूर्तें हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारे पात्र हैं वो हैं बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लें, जान लें। तो हम सबको पता है कि बेनीपुरी जी को शब्दों के जादूगर कहा जाता है और बाल गोविंद भगत उनकी प्रसिद्ध कृति माटी की मूर्ति रेखाचित्र 1946 संकलन का एक हिस्सा है। बेनीपुरी जी का भाषा में गजब की दृश्य क्षमता है। जब हम लोग देखें उनकी भाषा शैली को, तो उनकी भाषा शैली में एक अलग ही दृश्य दिखता है। जब वे लिखते हैं कि माघ की कपकपी में भगत के माथे पर श्रम बिंदु चमक पड़ते थे, आया है बाल गोविंद भगत को हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ये स्टेटमेंट आएगा। तो ये जब लिखते हैं बेनीपुरी जी, तो पाठक के सामने एक सजीव चित्र उपस्थित हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। बाल गोविंद भगत एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन करता है जो वेशभूषा या बाहरी अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि अपने सदाचार, निष्कपट व्यवहार और लोक संस्कृति से सच्चा साधु और समाज सुधारक साबित होता है। उम्र उनका करीब 60 वर्ष या उससे ऊपर ही होगा, 60 वर्ष से ऊपर है। और आगे तो हम देखेंगे इसमें कि क्या उनका व्यक्तित्व है। बिल्कुल वो कपड़ा के नाम पर एकदम बिल्कुल ना के बराबर कपड़ा पहनते थे, बहुत कम कपड़ा पहनते थे। बस कमर में एक लंगोटी तथा सिर पे कबीर पंथियों की सी कनफट्टी टोपी पहनते थे और गले में उनकी तुलसी की जड़ों की बेडौल माला एवं माथे पर हमेशा रामचंद्री चंदन का टीका लगा होता था। तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे। उनका व्यक्तित्व जो है वो यहाँ पर एक साधु के रूप में आया है। वैसे साधु जो गृहस्थ जीवन जीते हुए साधुत्व को अपनाते हैं। कैसे? तो वो हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और आप जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगी, अंडरलाइन करूंगी, आप भी अपने जब भी नोट्स कॉपी हो, ये माटी की मूर्ति का अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो उसको लेकर बैठेंगे और उसको अंडरलाइन करते जाएंगे ताकि आपको नोट्स बनाने में सुविधा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग शब्दबद्ध पढ़ना, पंक्तिबद्ध पढ़ेंगे। लेखक शुरुआत करते हैं कि न जाने वो कौन सी प्रेरणा थी जिसने मेरे ब्राह्मण का गर्वोन्नत सिर उस तेली के निकट झुका दिया था। ये लेखक कह रहे हैं कि न जाने वो कौन सी प्रेरणा थी जिसके सामने हम हमेशा अपना सिर झुकाया करते थे। जब जब वह सामने आता मैं झुककर उससे राम राम किए बिना नहीं रहता था, है ना। ये लेखक कह रहे हैं माना वह मेरे बचपन के दिन थे, बचपन की बातें थी वो, जब वो राम राम किया करते थे और जब अपने ब्राह्मण का गर्वोन्नत सिर उस तेली के निकट झुका दिया करते थे, उस समय वो बच्चा थे। तो बता रहे हैं कि माना वो मेरे बचपन के दिन थे, किंतु ब्राह्मणता उस समय 16 कला से मुझ पर सवार थी। दोनों शाम संध्या की जाती, गायत्री का जप होता, धूप हवन जलाए जाते, चंदन तिलक किया जाता और इन सारी चेष्टाओं से ब्रह्म को जानकर पक्का ब्राह्मण बनने की कोशिश होती, है ना। चंदन तिलक इत्यादि लगाकर और ब्रह्म को जानकर पक्का ब्राह्मण बनने की कोशिश होती। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, अर्थात ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण होता है, ऐसा यहाँ पर इन्होंने बताया है। और ये स्टेटमेंट भी आया है कि ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण होता है। ये स्टेटमेंट इसमें आया है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस ब्राह्मणत्व के जोश में मैंने ऐसे कई ब्राह्मणेतर लोगों का पालागन करना छोड़ दिया था जिन्हें गांव के नाते बचपन से ही करता आया था।
होता है ना, समाज में रह रहे हैं तो समाज में जो हम देख रहे हैं वो हम अपने निजी लाइफ में, अपने निजी जीवन में भी उसको अपने ऊपर उतार लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणत्व के जोश में मैंने ऐसे कई ब्राह्मणेतर लोगों का पालागन करना छोड़ दिया था जिन्हें गांव के नाते बचपन से ही करता आया था। कहाँ मैं और कहाँ हमारे समाज के सबसे नीचे स्तर का यह तेली, जाति से तेली हैं बाल गोविंद भगत, वो आएगा उनका नाम। तो ये कह रहे हैं कि कहाँ वो और कहाँ हम, यह क्यों बरबस मेरे सिर को झुका डालता। ब्राह्मणत्व के बारे में बोल रहे हैं कि मैं ब्राह्मण और वो तेली, तो फिर क्यों बरबस मेरे सिर को झुका डालता। तेली जिसका मुंह देखने के बाद यात्रा सफल नहीं होता, यहाँ अंडरलाइन करना होगा कि वो जाति से तेली थे, जिनके सामने सर झुकता था, अर्थात बाल गोविंद भगत क्या थे, तो तेली थे। जिसका मुंह देखने के बाद यात्रा सफल नहीं होती, ऐसी व्यवस्था दे रखी थी हमारे समाज ने। समाज का कहना है कि अगर हम तेली का मुंह देखकर बाहर निकले तो हमारे जो काम है वो सफल नहीं होंगे। ऐसा है नहीं, लेकिन ये भ्रमित किया गया है लोगों को, समाज को। तेलिया मसान, यह घृणास्पद जुड़ा था जिस जाति के साथ, और तब तक मुझ में वह ज्ञान नहीं था कि समझूं कि ये सारी बातें हमारे सड़े समाज की घृणतम मनोवृत्ति की सूचक है। बच्चा थे लेखक, उस समय लेखक बच्चा थे, तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये जो बातें हैं तेलिया मसान, ये घृणास्पद जुड़ा था जिस जाति के साथ, अर्थात ये हमारे समाज का एक घृणतम मनोवृत्ति है। ये उनको नहीं उस समय समझ में आता था। हाँ, बाल गोविंद भगत तेली थे, है ना, ये इम्पोर्टेंट है कि बाल गोविंद भगत क्या थे, तो तेली थे। किंतु तेलियों में साधारणतः पाए जाने वाला काला रंग नहीं था। उनका जो वर्ण था वो गौर वर्ण के थे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो तेलियों में साधारणतः पाया जाता है कि वो काले रंग के होते हैं, तो वो नहीं था उनका। मझोले कद के, गोरे चिट्टे, कैसा था उनका कद, तो मंझोले कद के थे वो, और गोरे चिट्टे थे। 60 से ऊपर के हुई होंगे, उम्र क्या है उनकी, तो 60 से ऊपर। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे। ये ध्यान रखना है कि वो जटाजूट नहीं रखते थे, और उनके बाल पके हुए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट वो नहीं रखते थे। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफट्टी टोपी। उनका व्यक्तित्व है, ऐसे वो रहते थे, कमर में एक लंगोट मात्र और सिर में कबीर पंथियों सी कनफट्टी टोपी। जब जाड़ा आता, वो जाड़े में क्या पहनते थे, तो वो भी यहाँ पे बताया हुआ है, एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते। जाड़े के दिन में क्या, तो एक काली कमली ओढ़ लेते थे। कमली का रंग याद रखना है कि काली कमली। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, चंदन कैसा, तो रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरत के टीका की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि वो गले में एक तुलसी के जड़ों की माला पहनते थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है जो भी मैंने अंडरलाइन किया है। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। अब यहाँ पर आया है शब्द तस्वीर। ऊपर कोई तस्वीर दिख नहीं रहा है, परंतु यहाँ आया है तस्वीर। तो यही है रेखा चित्र, और यही है उनका शब्द का जादू। कहा गया है ना, शब्दों के जादूगर। इनके शब्दों को, रेखा चित्र के को पढ़ने के बाद हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो छवि है वो हमारे सामने दिख रहा है। तो ऐसे यहाँ पर बताया हुआ है कि ऊपर के जो उनके बारे में जो छवि बताई गई है, जो तस्वीर दिखाई गई है शब्दों के माध्यम से, उसको देखकर यह न माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, अर्थात यहाँ धर्मपत्नी की बात हो रही है। लेखक कह रहे हैं कि उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। ध्यान में रखना है कि उनकी गृहिणी के बारे में उनको याद नहीं है। तो उनकी गृहिणी के बारे में तो उनको याद नहीं है। क्या याद है?
उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। लेखक उनके बेटे और पतोहू को देखता है। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। मकान भी है उनके पास, एक अच्छा मकान है, साफ सुथरा मकान है, और थोड़ी खेती बाड़ी भी थी। चलिए आगे देखते हैं। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, कबीर को साहब मानते। इम्पॉर्टेंट है कि कबीर को साहब मानते थे। वो साहब किसको मानते थे? तो कबीर को। उन्हीं के गीतों को गाते, वो गीत भी उन्हीं के गाते थे। उन्हीं के आदर्शों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। जो मन में रहता वो मुंह पर भी बोल दिया करते थे, तो ये खरा व्यवहार रखते थे। किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। मतलब उनके व्यवहार को देखकर लोगों को कुतूहल होता था कि ऐसे क्यों करते हैं। कभी वो दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। सोचिए कितने ईमानदार व्यक्ति हैं कि कभी भी वो दूसरे के खेतों में शौच के लिए नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। साहब यहाँ अर्थात कबीर। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। जो खेत में पैदा होता था तो सर्वप्रथम क्या करते थे? तो कहाँ ले जाते? कबीर पंथी मठ पर ले जाते थे। तो उनके घर से वो 4 कोस दूर पर था। साहब का दरबार जो था, कबीरपंथी मठ जो था, वो उनके घर से 4 कोस के दूरी पर था। यह आपको ध्यान में रखना है कि वो 4 कोस के दूरी पर था। आगे देख लेते हैं। एक कबीरपंथी मठ से मतलब, अर्थात साहब के दरबार का जो मतलब है वो कबीरपंथी मठ से है। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर, प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लेकर आते और उसी से गुजारा करते। क्या करते थे कि जो खेत में होता था थोड़ा बहुत, उसको भेंट रूप में वहाँ रख देते थे जाकर, और उसको प्रसाद रूप में लाते थे और उसी से अपना गुजारा कर लेते थे। आगे देखते हैं। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। वो कौन से गीत गाते थे? कबीर के पद गाते थे। ये ध्यान रखने वाली बात है कि बाल गोविंद भगत कबीर के क्या गाते थे? तो कबीर के पद गाते थे, सीधे साधे पद गाते थे, और उनके जो स्वर थे वो बहुत मधुर थे, मधुर गान गाते थे। वैसे पद उनके कंठ से निकलता तो ऐसा लगता कि वो सजीव हो उठा है। आगे देखते हैं। आषाढ़ की रिमझिम है। यहाँ आषाढ़ मास की बात आई है कि आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। आषाढ़ में खेती बाड़ी होती है, रोपनी वगैरह किया जाता है, तो समूचा गांव जो है वो खेतों में उतर पड़ा। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, अर्थात खेल रहे हैं। औरतें कलेबा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, है ना। आषाढ़ का दिन ऐसा ही होता है। ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथेड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एकक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ के एकक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर भेज रहा है। मतलब इतने मीठे स्वर में वो गाते थे कि पूरा जो वातावरण था वो मंत्रमुग्ध हो जाता था उनके गीतों को सुनकर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते। मेड़ पर खड़ी औरतों के
होठ कांप उठते थे, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की अंगुलियां क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? लेखक प्रश्न कर रहे हैं कि बाल गोविंद भगत का ये जो संगीत है तो सचमुच में ये संगीत है या जादू है। अब आषाढ़ के बाद भादो आया है। भादो की वह अंधेरी अधरतिया, ध्यान रखना है कि क्रम से क्या क्या आया है। तो पहले ऊपर में आषाढ़ था, अभी भादो आया है। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है। वो क्या बजाया करते थे? तो खंजरी इम्पॉर्टेंट है। वो खंजरी बजाया करते थे, तो उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है और वो गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? तो ये गाना भी ध्यान में रखना होगा। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। ये गीत आया है जो कि बाल गोविंद भगत गा रहे हैं। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है, रहस्यवाद से जुड़ा हुआ ये गीत है। ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि ये कबीर पंथी थे और कबीर के पद गाया करते थे। और कबीर भी जो थे वो परमात्मा को पिया रूप में ही देखा है। तो यही आपको ध्यान में रखना है कि ये रहस्यवाद से जुड़ा हुआ गीत है। उस भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौन उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे, जब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है। क्या कह के जगा रहा है? तो फिर से एक गीत आया है यहाँ पे, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जा रे, है ना। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, ये गीत आया है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद क्या आता है? आषाढ़ भादो, अब कार्तिक। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई। अब ये पूछा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत की जो प्रभातियां थी, प्रभातियां होता है सुबह में गाए जाने वाले गीत को हम लोग प्रभाती बोलते हैं। तो प्रभातियां जो थी वो कौन से मास में वो गाया करते थे, है ना। और ये सारे महीनों का नाम दे देगा। तो ध्यान में रखना है कि कार्तिक मास में बाल गोविंद भगत क्या गाते थे? तो प्रभातियां, सुबह में गाए जाने वाले गीत वो गाया करते थे। तो वो गीत कब तक चलता था? कार्तिक से लेकर फागुन तक वो प्रभातियां गाया करते थे। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जागकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर, कहाँ जाते थे? अपने गांव से 2 मील दूर जाते थे। मठ 4 मील दूर है, ये भी ध्यान रखना है। और जहाँ वो नदी स्नान को जाते वो उनके गांव से 2 मील दूर है। दोनों आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। तो वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिड़े पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते, अर्थात गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। लेखक बता रहे हैं कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। यानी लेखक जो हैं एक दिन क्या करते हैं, वो देर तक सोने वाले हैं, परंतु एक दिन उनकी उनका संगीत है वो लेखक को पोखरे तक ले जाता है। तो बता रहे हैं, अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, अर्थात लालिमा, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्यमय से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कोष की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो वो पोखरे पर
जो वहाँ बैठे थे ऊंचे भीड़े पर, वो किस ओर मुँह करके बैठे थे और किस चीज़ पे बैठे थे? तो कुश की चटाई पे बैठे थे, पूरब की तरफ मुँह करके बैठे थे और काली कमली ओढ़े थे। बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो कुश की चटाई पर बैठे थे, उनकी मुंह पूरब के दिशा में था और काली कमली ओढ़े थे। बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। इसी अवस्था में उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आ जाते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी मैं उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। कितनी अच्छी पंक्ति है। साक्षात यहाँ पर हमारे समक्ष चित्र प्रस्तुत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जितने भी उनकी भाषा में मतलब मैंने ऊपर में बताया है कि उनकी भाषा में गजब की दृश्य क्षमता है। जब वे लिखते हैं कि क्या लिख रहे हैं कि मैं जारे से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। तो इससे एक सजीव चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। आगे देखते हैं। गर्मियों में उनकी संझा कितनी ही उमस भरी शाम को न शीतल करती। अब देखिए ये क्या ठंडे में क्या गाते थे और अब गर्मी में क्या गाते हैं। तो संझा, ये भी बिहार के ग्रामीण इलाकों में गाया जाता है। संझा पराती, तो पराती ऊपर अभी हम लोगों ने देखा। पराती कौन से मास में उन्होंने गाया? तो ये हम लोगों ने देखा कि पराती वो ठंडे में गाया था ना। हाँ, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत का प्रभातियाँ शुरू हो गया। तो पराती या प्रभाती उसी को कहते हैं, सुबह में गाए जाने वाले गीत को। अब वो क्या गा रहे हैं? तो संझा गा रहे हैं, यानी कि शाम को गाए जाने वाले गीत को हम लोग संझा कहते हैं और सुबह को गाए जाने वाले गीत को पराती। तो गर्मियों में उनकी संझा कितनी ही उमस भरी शाम को ना शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजरियां और करतालों की भरमार हो जाती। अब ये घर पे ही संझा गाया करते थे, अपने ही घर में आसन जमाकर बैठते और गांव के लोग वहाँ एकजुट होते और वो संझा गाते, खंजरी और करतालों के साथ गाते थे। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेम मंडली उसे दोहराती, तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं। इतने वो मग्न हो जाते थे ना कि गाते गाते वो नाचने लगते थे और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। आगे देखते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। अच्छा, उनका एक इकलौता बेटा है। इस पे एक पात्र आया है, उनका इकलौता बेटा। तो बाल गोविंद भगत की संगीत साधना के चरम उत्कर्ष को किस दिन देखा गया? तो जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा है ना। उनका जो बेटा था वो थोड़ा बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और ही मानते थे, बहुत ही प्रेम करते थे अपने बेटा से। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। इनका जो बेटा है उनकी शादी हो रखी है, पतोहू आ चुकी है और पतोहू कैसी है? तो बड़ी ही सुशील है। घर को पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। घर द्वार को देखने वाली है, कुशल गृहिणी है।
उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही लेकर रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। लेखक कह रहे हैं कि बीमार है ये लोगों को नहीं दिखता है, लेकिन मरने के बाद तो खबर सबके पास चली जाती है। तो ये भी सुनते हैं कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया। लेखक उनके घर जाते हैं, देखकर दंग रह गया। वहाँ गए, लेखक जाते हैं तो जो वहाँ का दृश्य उनको दिखता है उसको देखकर वो दंग रह जाते हैं। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा था। बाल गोविंद भगत क्या करते हैं तो अपने मरे हुए बेटे को एक चटाई पर लेटाकर एक सफ़ेद कपड़े से उसको ढक कर रखे हैं। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपे रहते, उन फूलों में से तोड़कर उस पर बिखेर दिए हैं, फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है, उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। अपने मरे हुए बेटे के समक्ष वो बैठे हैं, फूल और तुलसी दल इत्यादि उसके ऊपर डाल के रखे हैं, सफ़ेद कपड़े भी उसको ओढ़ा कर रखे हैं और वहाँ पर एक चिराग भी जला रखा है। और वहाँ बैठ के ज़मीन पर वो क्या करते हैं, गीत गाते हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। बहू रो रही है और बाल गोविंद भगत अपने बेटा के मृत्यु पर गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते थे। तो क्या कहते थे बाल गोविंद भगत अपने पतोहू को? रोना मना करते थे कि रोना नहीं है, क्या करना है तो उत्सव मनाने को कहते। और क्या कहते थे कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कर रहे थे उनमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। लेखक कह रहे हैं। तो देखिए क्या कहते हैं बाल गोविंद भगत अपने पतोहू से बेटा के मर जाने के बाद कि रोने के बदले उत्सव मनाओ। और क्यों उत्सव मनाओ? तो आत्मा जो है परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। तो ये बात जो है ये बाल गोविंद भगत अपने पतोहू से कहते हैं। तो ये बात सुनकर लेखक क्या करते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, किंतु नहीं, बाद में लेखक को समझ में आता है कि ये जो कर रहे हैं यही सच है, यही, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो नाश्वर है और मृत्यु ही सच है। तो उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। बेटे के क्रियाकर्म में तुल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई। अब यहाँ पर जो है रूढ़िवादिता को दिखाया गया है। हमारे यहाँ क्या होता है तो आदमी ही, खास करके आदमी ही आग देने का काम करते हैं, महिलाओं का वहाँ जाना वर्जित होता है। परंतु यहाँ बाल गोविंद भगत ने उस रूढ़िवादिता को तोड़ दिया है। वो क्या करते हैं तो बेटे के क्रियाकर्म में तुल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किसकी तो अपने बेटे की। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, आग भी अपने पतोहू से दिलवाता है बाल गोविंद भगत। और जैसे ही 13वीं खत्म होता है, पतोहू के भाई को वो बुला लेते हैं, उसके साथ उनको भेज देते हैं और आदेश देते हुए क्या कहकर भेजते हैं कि इसकी दूसरी शादी करा देना। उस जमाने की बात हो रही है और बहुत ही आश्चर्य की बात है। 1946 में रचित ये रेखा चित्र है। उस समय की बात हो रही है कि बाल गोविंद भगत उस रूढ़िवादिता को खंडित करते हैं और कहते हैं कि
उसके भाई को बुलाकर, अपने पतोहू के भाई को बुलाकर कि आप इसको ले जाओ और ले जाकर इसकी दूसरी शादी करा देना। उनकी जाति में पुनर्विवाह कोई नई बात नहीं, किंतु पतोहू का आग्रह था कि वह यहीं रहकर भगत जी की सेवा बंदगी में अपने वैधव्य के दिन गुजार देंगी। लेकिन भगत जी का कहना था, अब बहू क्या कहती है, बहू का कहना है कि नहीं, वो शादी नहीं करेगी, वो अपने ससुर जी की सेवा बंदगी में अपने वैधव्य के दिन गुजार देगी। लेकिन भगत जी का कहना था, क्या कहना था, नहीं, यह अभी जवान है, वासनाओं पर बरबस काबू रखने की उम्र नहीं है इसकी, मन मतंग है, कहीं इससे गलती से ऊंच नीच में पैर रख दिया, कहीं इसने गलती से नीच ऊंच पर पैर रख दिया तो नहीं नहीं तू जा। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा। ये बहू कह रही है। अभी तक इस पूरे रेखा चित्र में बहू का स्टेटमेंट नहीं आया था, अभी आया है। तो बहू क्या कह रही है वो ध्यान में रखना है, यहाँ से यहाँ तक बहुत इम्पोर्टेंट है। बहू कह रही है, रोते हुए कहती है कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा। अब यहाँ जो है, यहाँ से यहाँ तक पतोहू का स्टेटमेंट है। अब आगे क्या है, लेकिन भगत का निर्णय अटल था और वो क्या कहते हैं, भगत तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। उन्होंने शर्त रख दिया था कि अगर तू नहीं जाएगी तो मैं इस घर को छोड़ दूंगा। अब इस बात के आगे वो जो उनकी बहू थी वो क्या ही कर पाती, तो आगे बेचारी का क्या चलती, यहाँ पर लेखक बता रहे हैं। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। आगे अब उनकी मौत के बारे में लेखक बता रहे हैं कि बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। सबसे ज़्यादा उनकी आस्था किस पे थी, संत समागम और लोक दर्शन पर। इम्पॉर्टेंट है, स्नान पर उतना नहीं होता जितना संत समागम और लोक दर्शन पर उनका विश्वास था। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर, 30 कोस पैदल जाते थे संत समागम और लोक दर्शन के लिए। 30 कोस पर गंगा थी, साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थी किसी से भिक्षा क्यों मांगे। ये सब प्रश्नात्मक शैली में यहाँ पर लाइन है। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते में वो कुछ नहीं खाते थे, रास्ते पर खंजरी बजाते, गाते जाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते। करीब 30 कोस गंगा थी ना, तो आने जाने में कितने दिन लगते थे, 4-5 दिन। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा किंतु नेम व्रत को तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जुन गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना। दिन दिन छिजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना कर दिया, आराम करने को कहा किंतु हंसकर टालते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया हो। स्वर धीरे धीरे उनका छूट रहा है, उनके शरीर से, उनके कंठ से स्वर जो है उनका साथ छोड़ रहा है, क्योंकि उनकी मृत्यु नज़दीक, उनका जो समय है वो मृत्यु के नज़दीक आ चुका है। तो क्या है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना क्या है, बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है, वही पंजर। ये रहा हमारे बाल गोविंद भगत रेखा चित्र जो हम लोगों ने पढ़ा। बहुत अच्छी कहानी लगी, बहुत अच्छा रेखा चित्र है। ये कहानी रूप में ही है, हम लोग इसको देख पाते हैं। शब्द को बहुत अच्छे से
बेनीपुरी जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो इसमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो मैंने अंडरलाइन किया था, तो आप उसी प्रकार से उसको अंडरलाइन कीजिए, नोट्स बनाइए। अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं और भी ये ऐसा ही नोट्स और ऐसा ही वीडियो आपके साथ शेयर करूं। बहुत बहुत धन्यवाद।